यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट हम लोग ने यहाँ पर सुबह देखा है, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम लोग जो इवनिंग में करीब यहाँ पर 6 साढ़े 6 बजे के आसपास देखेंगे हम लोग रोज कि यहाँ पर जो क्या इस टॉपिक के एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन एमसीक्यूज के यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर इसके चक्कर में आप सिर्फ एमसीक्यूज ही करो, टॉपिक छोड़ दो, नहीं, टॉपिक भी आपको कवर करने होंगे और शाम को यहाँ पर एमसीक्यूज का आप डिवीजन के थ्रू कर सकते हो इसको, ठीक है। आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टोटल यहाँ पर 30 एमसीक्यूज यहाँ पर 30 है, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है टॉपिक यहाँ पर है भारतीय संविधान का अर्थ, इसको लेकर के, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है पहला, भारतीय संविधान के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, ये एक जीवन दस्तावेज है जो समय के साथ साथ परिवर्तन और विकास की अनुमति देता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान एक यहाँ पर जड़ कानूनी किताब नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक जीवन दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। और यहाँ पर आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की शक्ति को इसमें समय के साथ साथ बदलने की अनुमति देती है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड है, ये सरकार की तीनों शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए शक्ति का अंतिम स्रोत होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है, ये केवल राज्य के प्रशासनिक ढांचे को परिभाषित करता है, व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक विकास को नहीं। तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये केवल ढांचा नहीं बताता, बल्कि यहाँ पर प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य के माध्यम से व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक जो यहाँ पर विकास है उसके मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है, दो बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधानवाद के संबंध में विचार करना है कि यहाँ पर इसका मूल अर्थ क्या है जो भारतीय संविधान में निहित होगा। आंसर हो जाएगा, ये इसका सीमित सरकार की अवधारणा, जहाँ सरकार की शक्तियाँ कानून और संविधान के दायरे में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो संविधानवाद है इसका अर्थ होता है कि सरकार की जो शक्तियों को असीमित नहीं बताना, है ना, या सीमित नहीं होना, और सरकार के विधि शासन, रूल ऑफ लॉ होते हैं, उससे बंधी हुई है, ये तानाशाही को रोकता है। बी यहाँ से सेकंड का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से तीसरा देखते हैं। तीसरा है, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता के विषय के संबंध में विचार करना है। ये बोला है कि परिसंघी ढांचा, ये क्या होता है, देखो ये बोला परिसंघी ढांचा जो है ये शक्तियों का विभाजन 7वें अनुसूची को दर्शाता है, ठीक है। पहली बात करेक्ट है। लिखित संविधान भारत सरकार या फिर सरकार के यहाँ पर जो शक्ति है उनकी शक्तियों की सीमाओं का दस्तावेजीकरण होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, संसदीय संप्रभुता क्या होता है, ये संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग को बदलने की असीमित शक्ति रखता है, ठीक है। तीसरी बात भी यहाँ से क्या होगी, ये गलत हो जाएगी। क्यों, तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत में असीमित संसदीय संप्रभुता नहीं है और संसद संविधान के मूल ढांचे, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकती है, केस आनंद भारती केस के अकॉर्डिंग। 1 2 बात करेक्ट है। आंसर यहाँ से तीसरे का 1 और 2 दो बात सही है, तीसरे का बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के दर्शन के संबंध में कौन सा तत्व इसके वास्तविक अर्थ को पूर्ण करता है। आंसर हो जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर, सामाजिक क्रांति का साधन, ठीक है। बी यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनविले ऑस्टिन जो थे, ठीक है, जिसे विचारक ने कहा था कि भारतीय संविधान का मुख्य दर्शन सामाजिक न्याय और समता लाना होता है, ठीक है। यहाँ से बी सही आंसर होगा चौथे का, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान एक सामाजिक समझौता है, इसका क्या तात्पर्य होगा। देखो भारतीय संविधान क्या है, एक सामाजिक समझौता, इसका क्या तात्पर्य होगा, इसका तात्पर्य कि प्रस्तावना की शुरुआत में हम लोग यहाँ पर हम भारत के लोग से होती है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि शक्ति का अंतिम स्रोत जनता है और जनता ने इसे स्वयं को सौंपा है, ठीक है, मतलब आत्मसमर्पित दस्तावेज है। तो ऐसे क्या होगा, आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 6 में, लिखित और अलिखित संविधान को लेकर के, लिखित संविधान की विशेषता के संबंध में विचार करना है। लिखित संविधान वाले देशों में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अनिवार्य रूप से पाया जाता है। पहली बात, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बात बोला है सही एकदम। दूसरी बात है, लिखित संविधान में संवैधानिक कानून और साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया और उनकी स्पष्ट जो स्थिति स्पष्ट अंतर दिखाया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। तीसरा, एक संघीय शासन प्रणाली के अस्तित्व में या अस्तित्व के लिए लिखित संविधान का होना अनिवार्य एक शर्त होती है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ पर लिखित संविधान के बारे में करेक्ट है, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलिखित संविधान के बारे में विचार करना है। अलिखित संविधान का अर्थ
है कि उस देश से कोई या उस देश में कोई कानून लिखित रूप से मौजूद नहीं होना। पहली बात, सातवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अलिखित का मतलब ये होता है कि कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर वह एक एकल दस्तावेज के रूप में कोडिफाइड नहीं है, जैसे ब्रिटेन में। ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड है, अलिखित संविधान वाली व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रभावी होता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रिटेन में जो है अलिखित संविधान है और यहाँ पर संसद सर्वोच्च होगा। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड बात इसकी करेक्ट है, पहली बात गलत थी। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात है, इस व्यवस्था में न्यायपालिका के पास संविधान के आधार पर विधायी कानूनों को रद्द करने की सीमित शक्ति होती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा इसका? तीसरा स्टेटमेंट मेरे को क्या हो जाएगा? थोड़ा सा देख लेता हूँ। तीसरा स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ पर इस कानून जो इस व्यवस्था में न्यायपालिका के पास संविधान के आधार पर जो इसकी शक्ति होती है, तो ये बात सही हो जाएगी इसकी, है ना। तीसरा करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्या था? पहला यहाँ पर पहला सही था, पहला गलत था, दूसरा सही था, और तीसरा यहाँ से ये क्या हुआ? अलिखित संविधान में न्यायपालिका के पास विधायी रोक करने के मंत्री कम। देखो यहाँ पर तीसरी बात सही नहीं होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इस व्यवस्था में न्यायपालिका के पास जो होता है ये संविधान के आधार पर विधायी कानूनों को रद्द करने की सीमित शक्ति होती है ना। तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अलिखित संविधान में न्यायपालिका के पास विधायी कानूनों को रद्द करने की शक्तियाँ बहुत कम या ना के बराबर होती हैं, है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी इसकी, राइट। बट थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। अलिखित संविधान, हाँ ठीक है, अलिखित संविधान की बात कर रहा है, मैं लिखित सोच रहा था। ठीक है, तो तीसरी बात गलत है यहाँ से, राइट। तीसरा गलत है और पहला गलत है, राइट, ध्यान रखना है। और दूसरा यहाँ से करेक्ट होगा, तो एक बात इसकी सही हो जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। आगे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7-8 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9, लिखित और अलिखित संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन यहाँ से गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका, जो करेक्ट आंसर होगा ये न्यायपालिका की असंवैधानिक स्थिति घोषित कर सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्या ब्रिटेन में अलिखित संविधान है जहाँ न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। सी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, मतलब जो गलत बोल रहा है उसको लेकर के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह कथन गलत है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है और वहाँ की अदालतें संसद के बनाए गए यहाँ पर कानून रद्द नहीं कर सकती है। ये बात सही हो जाएगी गलत क्वेश्चन को, मतलब गलत बात पूछने को लेकर के। ठीक है, आते क्वेश्चन 10 में, भारतीय संविधान की विशालता के संबंध में विचार करना है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है, जिसे मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, पहली बात। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है, इसके इतने विशाल होने का एक यहाँ पर मुख्य कारण इसे केंद्र राज्यों के एक लिए एकल संविधान का मतलब यहाँ पर इसके इतने विशाल होने का एक मुख्य कारण केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान होना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा है, तीसरा आपका हो जाएगा, संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का वर्चस्व होने के कारण इसकी भाषा जटिल और विस्तृत हो गई है। ठीक है, संविधान सभा में कानून जो विशेषज्ञ थे उसके वर्चस्व होने के कारण क्या होगा उसकी, तो यहाँ पे बात करेक्ट हो जाएगी। तो तीनों बातें हमारे से क्या करेक्ट है। 10वें का आंसर क्या होगा? 10वें का आंसर यहाँ से ये करेक्ट होगा इसका। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के स्रोत किस बारे में विचार करना है। पहली बात है, भारतीय संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। पहला क्या होगा? 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये 11वें का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये आपका क्या होगा? ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, 11वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोला है, संघीय तंत्र न्यायपालिका की शक्तियां और लोक सेवा आयोग का ढांचा 1935 अधिनियम से प्रेरित है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें ऐसे चाहिए। आंसर 11वें का क्या होगा?
गा नंबर करेक्ट है ना। देखो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में क्या हो गया, का खा गा लिख गया है ना, तो आपको ध्यान रखना है सी या गा करेक्ट है। ठीक है, मैं दोनों बातें बोलते चलूंगा। क्वेश्चन 12 है, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। संघीय शासन प्रणाली और विधि शासन ब्रिटेन से लिया गया है। पहली बात, 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि संसदीय शासन और विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, करेक्ट है। एकल नागरिकता और द्विसदनी व्यवस्था भी ब्रिटेन संविधान की देन होगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि एकल जो नागरिकता और द्विसदनी व्यवस्था ये दोनों ब्रिटेन संविधान की देन है, ये भी बात करेक्ट है, दोनों सही है। 12वें का आंसर सी जगह। क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिका के संविधान से लिए गए स्रोतों पर विचार करना है। मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से लिया गया है। पहली बात 13 का करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से प्रेरित होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। तो तीनों यहाँ से क्या है, 13 का करेक्ट है। आंसर यहाँ से 1 2 3 सी ये का करेक्ट है। आते क्वेश्चन 14, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में विचार करना है। नीति निर्देशक तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 14 का पहला करेक्ट है, डीपीएसपी। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया, सही बात है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी आयरलैंड से ली गई है, ये भी बात सही है। राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन ब्रिटेन से लिया गया है। तीसरी बात यहाँ से ये क्या होगी, गलत, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, क्या होगा, ब्रिटेन से ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये भी आयरलैंड से लिया गया है। ओनली 1 2 करेक्ट है यहाँ से, आंसर बी या ख नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, कनाडा के संविधान से लिए गए यहाँ पर प्रावधानों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। तो क्या है पहला, यहाँ से पहला बोल रहा है इसमें 15 में, एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये बात यहाँ से सही हो जाएगी। कर्नाटक संविधान से प्रेरित है ये। अवशिष्ट शक्तियों के पास केंद्र के पास होना, ये भी बात क्या है यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है ये केंद्र के पास होती है, ये भी बात सही है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से क्या हो जाएगी, 15 का स्टेटमेंट तीनों करेक्ट है यहाँ से। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 1 2 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 16। ये बैकग्राउंड में थोड़ा पूरा दिन ये लोग सामान बेचते रहते हैं, कुछ ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, कितना इन लोग से बचोगे। आते हैं फिलहाल 16 नंबर में, देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से और जर्मनी के स्रोतों पर विचार करना है, देखते हैं। समवर्ती सूची संसद की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, पहला 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, दूसरा है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमार संविधान से लिया गया है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट, क्योंकि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमार से ही लिया गया, दोनों बातें करेक्ट है 16 की भी। ठीक है, आते हैं 17, मौलिक कर्तव्य और गणतंत्र के संबंध में विचार करना है। मौलिक कर्तव्य और सब प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श सोवियत संघ रूस से लिया गया है। 17 का पहला क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, गणतंत्रात्मक ढांचा और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से लिए गए हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से 17 का 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, आपने ये सब टॉपिक पढ़े होंगे भी, जो मैंने टॉपिक सुबह दिए थे, तो टॉपिक ये सब पढ़े होंगे अपने। ठीक है, और नहीं पढ़े तो अब जाके पढ़ो, उसके बाद आप करोगे तो और अच्छा लगेगा करने में क्वेश्चन आपको। 18 नंबर है, संविधान संशोधन और अन्य स्रोतों पर विचार करना है। देखते हैं पहली बात, 18 का पहला है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। पहली बात करेक्ट है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों यहाँ से करेक्ट है संविधान संशोधन के स्रोत के बारे में। डी यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। मैंने क्वेश्चन ज़रा घुमाया नहीं है इसको, ज़रा सिंपल चीज़ें मैंने इसमें दे दी है। ठीक है, क्योंकि भी पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वैसे ही मैं आपको थोड़ा सा घुमाऊंगा, और क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको रीड करो टॉपिक को ना, तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कहाँ गलत कहाँ सही, तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन ज़्यादातर इसके सही रखे हैं, सही सही वाले। घुमाएंगे इसको बाद से, 2-3 टेस्ट के बाद से घुमाएंगे इसको क्वेश्चन को। 19 आते हैं, संविधान की लंबाई पर की गई टिप्पणी पर विचार करने। सर आइवर जेनिंग्स भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। दूसरा, भारतीय संविधान को उधारी का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि इसे विभिन्न देशों के
संविधान से लिए गए हैं, प्रेरित होगा। ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर से दोनों बातें क्या होगी? सही है। तो 1 और 2 दोनों 19 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, विशेष संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष को लेकर के, संप्रभु जो है सोवरेन, उसके लेकर के शब्द को लेकर के बताते हैं। पहला बोला है संप्रभु होने का अर्थ भारत के अपने आंतरिक बाहरी मामलों में प्रबंधन के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और किसी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होना। पहली बात। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 20 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका क्या होगा? 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका देख लेते हैं। 20 का पहला यहाँ से करेक्ट होगा, है ना। दूसरा, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की सदस्यता भारत की संप्रभुता को सीमित करती है क्योंकि यह ब्रिटेन के राजा रानी को प्रतीकात्मक प्रमुख रूप से स्वीकार करता है। राइट, क्या होगा? क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, सेकंड गलत है कथन, क्योंकि राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है, ठीक है, एक स्वैच्छिक समझौता है और ये भारत की संप्रभुता पर कोई कानून प्रभाव नहीं डालती है। गलत हो जाएगा। तीसरा है, ये संप्रभु राज्य होने के नाते भारत के किसी विदेशी क्षेत्र को अधिकृत कर सकता है या अपने क्षेत्र का एक हिस्सा किसी अन्य देश को सौंप सकता है। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट है या ग करेक्ट है। 21 में आते हैं। 21 है, बोल रहा है भारतीय समाजवाद के स्वरूप के संबंध विचार करना है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाज या राजसी समाजवाद। पहली बात करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक है और साम्यवादी समाज जैसे कि चीन या पूर्व सोवियत संघ उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, जबकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारी प्लस निजी है। करेक्ट होगा। सेकेंड यहाँ से भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की समानता को समाप्त करना। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारतीय समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक अनूठा मिश्रण होगा, जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक होगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से 21 की, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने DS नकाराज केस और स्पष्ट किया था उसमें कि यहाँ पर हमारा जो समाजवाद है मार्क्सवाद और गांधीवाद के मिश्रण होगा, लेकिन ये गांधीवाद की ओर अधिक झुका हुआ है। तो 1 और 2 और 3 तीनों करेक्ट हैं। आंसर 21 का डी। 22 नंबर है, धर्मनिरपेक्ष के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। पहली बात करेक्ट है। सेकंड है, भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा को अपनाता है, जहां राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाववाद होता है। सेकंड बात गलत, क्योंकि भारत नकारात्मक नहीं होगा, ठीक है, बल्कि यहाँ पर सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है। ठीक है, और उसमें राज्य में धर्म को एक दूसरे के कोई यहाँ पर लेना देना नहीं होता, लेकिन भारत में राज्य सभी यहाँ पर धर्मों को समान देता है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार और छुआछूत जैसे कि 3 तलाक है, इसको लेकर भी खत्म कर सकता है या उन्मूलन कर सकता है इसका। ठीक है, सेकंड बात गलत हो जाएगी। तीसरा, भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक के प्रावधान धर्मनिरपेक्षता अवधारणा को मजबूती प्रदान करते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। मूल संविधान 1950 की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। पहली बात क्या होगी? 23 का पहला करेक्ट है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने से पहले भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1976 में जुड़े, लेकिन यहाँ पर हमारे नीति निर्देशक तत्व जो DPSP है उसमें समाजवाद और अनुच्छेद 25 से 28 में धर्मनिरपेक्षता पहले से मौजूद थी। दोनों सही है। तीसरी बात है, DSR मुंबई, डी क्या लिखा है? SR मुंबई लिखा होगा ना, डी नहीं होगा। SR मुंबई मामला 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के बुनियादी ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर होगा। करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 तीनों बातें 23 का करेक्ट है। सी आंसर होगा। ठीक है, आते 24। भारतीय
राज्य की प्रकृति के संबंध में संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता पर मेल पर विचार करना है। देखते हैं। पहला आंसर है, भारत की धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों पर राज्य को द्वारा समान और सम्मान संरक्षण देने पर आधारित होगी, जिसे सर्वधर्म संभाव कहा जाता है। पहली बात 24 का पहला करेक्ट है। सेकंड, भारत की संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? देखो, जो भारत की संप्रभुता होता है, इसका अर्थ होता है कि भारत के संयुक्त राष्ट्र सब जो है उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय मानने को लेकर कानूनी रूप से बाध्य होना। तो ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर संप्रभुता का अर्थ ये है कि यहाँ पर भारत किसी भी बाहरी संस्था जैसे यूएनओ को आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह अपनी मर्जी से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेगा। गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है। 25 है, विषय यहाँ पर संघीय प्रणाली को लेकर के भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कहीं भी संघ फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसके स्थान पर राज्य संघ का जो प्रयोग किया गया है। पहली बात क्या होगी? 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारतीय संघवाद कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ना कि अमेरिकी मॉडल पर। सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा संघवाद कनाडा से प्रेरित है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ केंद्र अधिक शक्तिशाली बनाता है। तीसरी बात है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है यदि वे विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देंगे तो। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत के किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा 25 का? खा 1 और 2। खा मतलब बी। 26 है, भारतीय संविधान के संघीय विशेषताओं के बारे में विचार करना है। शक्तियों के विभाजन और लिखित संविधान में संघीय व्यवस्था आवश्यक लक्षण होते हैं। पहली बात 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा और लिखित संविधान की संघीय व्यवस्था की जान होती है। सेकेंड बात, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका एकात्मक व्यवस्था के लक्षण होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता राज्यसभा जिसको बोलते हैं संघीय फेडरल लक्षण होते हैं, एकात्मक के नहीं होते हैं। राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करती है। तीसरी बात है, संविधान की सर्वोच्चता यह सुनिश्चित करती है कि केंद्र और राज्य अपनी सीमाओं में रहकर काम करेगा या काम करेंगे। तीसरी बात से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो गा या सी करेक्ट है। 27 है, भारतीय संविधान के एकात्मक झुकाव के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? देखते हैं इसको 27 को। पहला, एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संघवाद को एकात्मक रूप प्रदान करती है। पहली बात 27 का पहला करेक्ट है। दूसरा, आपातकालीन प्रावधानों को लागू होने पर संघीय ढांचा पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 352 है जो उसमें यहाँ पर आपातकाल के समय पूरी संघवाद यहाँ पर पूरी तरह से संघवाद एकात्मक हो जाता है और सारी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं। दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा है, अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज संघीय संतुलन राज्यों के पक्ष में झुकाती हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं IAS IPS है ना, इसमें केंद्र के पक्ष की झुकाव रखती हैं, क्योंकि वे इनकी नियुक्ति केंद्र करता है जो राज्यों की स्वायत्तता पर थोड़ा काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी वाली बात गलत होगी। ठीक है, राज्यों के पक्ष में नहीं झुकेंगे क्योंकि यहाँ पर केंद्र के पक्ष में झुकाव रखती है। 1 2 करेक्ट होगा। आंसर यहाँ से 27 का 1 और 2 सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। इस प्रणाली में कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव अपनी नीतियों और कार्यों के प्रति या कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। पहली बात 28 का पहला करेक्ट है। दूसरा, राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, मंत्री को उत्तरदायित्व केवल व्यक्तिगत होते हैं, सामूहिक नहीं होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि मंत्री को उत्तरदायित्व सामूहिक होता है और वे साथ तैरते हैं, साथ ही यहाँ पर डूबते हैं, ऐसा बता सकते हैं, है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर होगा 28 का। 29 है भारतीय संसदीय प्रणाली और यहाँ पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में विचार करना है। ब्रिटेन की तरह भारत भी संसद भी पूरी तरह से संप्रभु है और वह भी किसी कानून को बदल सकती है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? ये 29 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत जो है ब्रिटेन में यहाँ पर संसद सर्वोच्च है, लेकिन वह कुछ भी कर सकती है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और संसद संविधान के खिलाफ कानून नहीं बना सकती है। भारत में पहला गलत हो गएगा। भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि यहाँ पर ब्रिटेन में यह वंशानुगत होता है। बात करेक्ट है। भारत के प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, जबकि ब्रिटेन में उसका केवल कॉमन हाउस निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। तो ये बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2 3 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर होगा। राइट। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है।
संविधान का अनुच्छेद 74, 75, 74 और 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली का प्रावधान करते हैं। पहली बात 30 का पहला करेक्ट है। संसदीय व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, इस व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग को समन्वय सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि इस प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका आपस में मिलकर सहयोग से काम करती है, जबकि अमेरिका प्रणाली में ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होती है। तो क्या होगा, तीनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे। ठीक है, 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जो हमारे टॉपिक थे। इसमें करीब 2 टॉपिक आपको छूटे हैं अभी, है ना। वो तो टॉपिक हम लोग कल जो टॉपिक और लेंगे तो उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे करके हम लोग मिनी टेस्ट के टाइप में इसको सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन आपके ये अच्छे हो गए। और साथ में जो आपने पूरा डीप में चीज़ें आज पढ़ी होंगी सुबह से लेकर शाम तक के बीच में, उससे लेकर के आपको क्वेश्चन पूरे फ्रेम हो गए। राइट, पीडीएफ में इसका दे दूंगा टेलीग्राम पर, ओनली क्वेश्चन का पीडीएफ में दूंगा। ठीक है, आंसर आपको यहाँ से करना होगा। आंसर आपको खुद जो पढ़े होगे तो आपको वहाँ से समझ आएगा चीज़ें। पढ़ने के बाद आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपनी। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओकल्स के लिए यहाँ पर रेडी रहना है सुबह टारगेट के लिए। राइट, बाकी अपना जो सजेशन यहाँ पर देते रहा करो नीचे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं जल्दी करा रहा हूँ कि थोड़ा सा भी मैं बिजी हूँ काफ़ी ज़्यादा, कि और भी एक मुझे क्लास लेनी है अभी, तो इसको लेकर के मैं आपको यहाँ से जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, और एक पहली क्लास है आज, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है और अपना कमेंट देना नीचे, जैसा कुछ पूछना रहेगा या कुछ बताना रहेगा तो। ठीक है, एंड करते हैं।